हाय एंड हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आपको ये पता होगा कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, इसके बेसिस पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनके बारे में अपन आज की क्लास में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और ये कैसे बिहेव करते हैं जब उनको अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सब आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे मैग्नेटिक मटेरियल को जानना है, तो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अगर जानना है तो मुझे इन टर्म्स को जानना होगा। कौन कौन से टर्म्स है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एनसीईआरटी में मैग्नेटाइजेशन ही कहा जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही कहा जाता है, लेकिन अगर और किताबों में अगर आप बात करोगे तो मैग्नेटाइजेशन को वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। कुछ किताबों में एनसीईआरटी वालों ने एम वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया है, कुछ किताबों ने इसको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं तो यहाँ पे एम वेक्टर से ही करूंगा क्योंकि अपन को एनसीईआरटी की ही बात माननी है। और इन पे भी सवाल पूछा जाता है, कभी कभी आपको बोल देता है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0.5 है, बताओ वो कौन सा मटेरियल है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सब बातें अपन करेंगे। चलो तो टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, ये है मेरे हाथ में मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें तो क्या हो जाता है बेटा? ये मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर? आप खुद से बताओ। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो पहले से थी, प्लस इसमें जो पैदा हुए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का अपन वेक्टर सम कर देता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो हमें पता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो अपन नंबर्स के जैसा उनको जोड़ देते हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो अपन क्या कर देते हैं बेटा? बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, जैसे नंबर्स को घटाते हैं। आप वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भैया अपन ने जब इसको मैग्नेटाइज्ड फील्ड में रखा तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर बेटा? खुद से बताओ बेटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अपन प्लस कब करना है, कब माइनस करना है, क्लियर हो गया। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होती है, इसलिए वहां माइनस आता है। अपन वो ऑटोमेटिकली अपन फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेता। इन सब में अपन मैथमेटिकल रिलेशन भी देखेंगे, उससे भी सवाल आता है। अब ध्यान दो, मैग्नेटाइजेशन। भैया सबसे पहले हमको देखना मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन है क्या? देखो यार, अपन कोई मटेरियल को जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाएगा तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इसकी डिग्री को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? मैग्नेटाइजेशन से। समझ में आया कि कोई मटेरियल को रखा भैया, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, कोई मटेरियल को रखा तो ये कितना भैया मैग्नेटाइज हो जाता है जब इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, इसकी डिग्री को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो देखो भाई साहब, इसको अपन m से, m क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम इस मटेरियल का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कर दें तो इसमें कितना नेट डाइपोल मोमेंट आया, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, पर वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? हमारा मैग्नेटाइजेशन के इक्वल हो जाएगा। मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब सोचो अगर हमारा मटेरियल ऐसा होता, ठीक है, इस टाइप से, अरे और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन होता ए होता, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। समझ गए ना? अरे बंद क्यों नहीं कर, समझ गए होंगे आप लोग, है ना मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है। अब ध्यान देना। तो भैया ये मैग्नेटाइज हो गया, मतलब ये मैग्नेट बन गया, मतलब इसमें भी पोल आ जाएंगे। ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया मान के लो इसका नॉर्थ पोल। तो पोल की क्या होती है बेटा? पोल स्ट्रेंथ होती है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे? पोल स्ट्रेंथ और वन पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। यही होता है बेटा, बिल्कुल होता है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। एल कट जाएगा तो एक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा भाई। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर। इसकी क्या होगी बेटा? यहां से देख लो ना, एम्पियर मीटर, और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर। इसकी है एम की, ठीक है। इसकी कोई पूछ ले तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको पता है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। फिर मार्कर कहां गए? 2 मिनट, हाँ ठीक है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बेटा ये क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ये डिग्री
को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रांग है दैट मींस मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड भी ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों आपस में देखो, आप समझ रहे हो, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब इसके अंदर कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, और साथ ही साथ इस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटाइजेशन या ये मटेरियल कौन सा है। सिंपल सा, मैग्नेटाइजेशन इस पे कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल, की भैया ये मटेरियल कौन सा है, पैरा है, फेरो है, डाया, उस हिसाब से इस पे पता चलेगा कि मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा। और कितना मैग्नेटाइजेशन आएगा, ये दूसरा कौन सा फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल फैक्टर क्या है हमारा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, समझ रहे होंगे। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी है वो किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ध्यान देना। एच वेक्टर, वेक्टर लगाया तो वेक्टर क्वांटिटी आप समझ ही गए होंगे और इसकी भी ऐसा यूनिट वही होती है जो हमारी मैग्नेटाइजेशन की होती है, मतलब इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर होगी। ध्यान देना, इसकी भी क्या होगी? एम्पियर पर मीटर होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये होता है हमारा। अच्छा, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? देखो तो अभी अपन सॉलिडॉइड के केस में अपन ये सब लिख रहे हैं। एम इक्वल टू यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, मान चलो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पैदा हो गई वो bm हो गई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब bm कितना आएगा अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ पे h क्या आ जाएगा? देखो तो ये क्या अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब देखो मैंने आपको बताया सिंपल सा है भैया, जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, अपन पता है कि मैग्नेटाइजेशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ये तो नहीं हो जाएगा कि भैया m इक्वल टू h, ऐसा तो नहीं होगा, होगा ऐसे ही कुछ प्रोपोर्शनल होगा mh के, लेकिन क्या होगा साथ में एक और टर्म्स आएगा जो कि किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल कौन सा है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है कि m होता है प्रोपोर्शनल h के, m किसके प्रोपोर्शनल होता है? h के। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आता है भाई इकाई बोला जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये डिपेंड करती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है। अपन बात करेंगे इसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होती है और डायमैग्नेटिक के लिए क्या होती है, टेंशन नहीं लेने का। H तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा बेटा? m by h। अब बताओ ये डायमेंशन लेस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है तो डायमेंशन लेस होगा ही बेटा। अब अपन रिलेशन देखेंगे, सब में टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब ये है क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? यही है कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जब उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, और कोई मटेरियल बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो हम बोलेंगे उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा, है ना। और अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है जिसमें हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उसी डायरेक्शन में उसका नेट डाइपोल मोमेंट भी उसमें डेवलप हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। अपोजिट है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है बेटा, उसको जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल कम मैग्नेटाइज होता है जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसे आयरन, आयरन अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो देखो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, पहले तो देखो डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव आएगा और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन और जो अपन की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनका डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अपोजिट डायरेक्शन है भैया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो डाया अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए उसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और पैरा और फेरो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उनके लिए जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। पैरा कम होता है इसलिए कम होती है, और जो फेरो होता है वो बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, माइनस अपन ऐसा मानो नेगेटिव में जो वैल्यू होती है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है, ठीक है। और जो अपनी स्मॉल जैसे 0.5 पॉजिटिव और बहुत कम वैल्यू है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। और मान चलो 1000 प्लस 1000, अब कुछ नहीं लगा तो प्लस लगाइए, 1000 है मान चलो इसकी वैल्यू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब वो अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। क्या हो गया बेटा? वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें भी एक मैथमेटिकल मतलब इनमें रिलेशन है, वो अपन देखेंगे क्या है। आपको मैं बता दे रहा हूँ वो आया कैसे, अपन थोड़ी देर में देखेंगे। म्यू आर होता है 1 प्लस। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वही रोल प्ले करता है जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता था, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है
वो ये बताता है कि जब हम उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस मटेरियल से पास होंगी, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस मटेरियल से पास होंगी जब उसको अपन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे पास होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, उस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहलाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो उसमें से जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाती है उसमें से, इसलिए वो हमारा क्या उसके लिए वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ पे अपन जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना वो कैसे पैदा करते हैं पता है आपको? सोलेनॉइड के थ्रू, सोलेनॉइड के थ्रू। और फिर क्या करते हैं, सोलेनॉइड का जो कोर होता है उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल देते हैं मैग्नेटाइज्ड होने के लिए, तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी ये सब देख लेते हैं, फिर रिलेशन देख लेते हैं इन सब में, ठीक है? समझ में? अच्छा एक चीज और बता दूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी रिलेटिव ऑफ द मीडियम। तो क्या होती है? रिलेटिव है ना, तो म्यू अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपको पता है, सब कुछ आप जानते हो। याद रखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है हमारा वो कैसा होगा बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। कैसी होगी बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। लेकिन म्यू और म्यू नॉट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? बायोट-सेवर्ट लॉ से इसकी यूनिट तो निकाल ही सकते हो। कैसे? देखो यार, आपको पता है भाई, याद करो भाई साहब, IDL sin थीटा कौन यहां से निकाल लो। तो इसकी टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की निकालना है ना, एम्पियर, तो 1 मीटर कटता है तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी भी ऐसा यूनिट आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आपको इसका मतलब समझ में आ गया बेटा? परमिएबिलिटी का, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल क्या होती है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? चलो भाई इतना हो गया। कहाँ गया भैया हमारा डस्टर, कहाँ चला गया भैया? अभी भी तो यही था। अच्छा यहाँ रख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड पैदा करेंगे वो कैसे करेंगे बेटा? सोलेनॉइड के थ्रू करेंगे। देखो ये हमारा सोलेनॉइड, अच्छा समझना, इसमें अपन ने कितना करंट फ्लो किया? आई। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। हमें पता है ये हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अगर ये इनफिनिट लेंथ सोलेनॉइड है तो आप ये चीज जानते हैं, अगर इनफिनिट सोलेनॉइड है तो यहाँ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉर्नर्स को अगर हम छोड़ दें तो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी हो जाएगी? बी नॉट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई, ठीक है? यहाँ पे जो एन आई होता है वो हमारा एच होता है। ये क्या है? अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ये क्या है हमें पता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हो। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया? एक मैग्नेटिक मटेरियल को, इसकी कोर में एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दिया। अभी मटेरियल क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन BM से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे बेटा? BM से। ये हो जाएगा NIM। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे IM ले रहा हूं मैं। IM क्या है? मैग्नेटाइजेशन करंट, जो कि इस मटेरियल में अपन अज्यूम कर रहे हैं जिस मटेरियल में IM करंट फ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर? अच्छा इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, BM इक्वल टू म्यू M इंटू M। यहाँ पे क्या है? हमारा मैग्नेटाइजेशन है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी इसके अंदर? सेम डायरेक्शन में अपन ही मान रहे हैं, तो BO प्लस BM। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और ये अपनी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जिसमें अपन ने इसको रखा हुआ है मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है? बात समझ रहे होंगे। चलो भाई साहब, तो म्यू नॉट M प्लस H, यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर देखो म्यू नॉट, अच्छा ससेप्टिबिलिटी क्या था बेटा? M/H था, तो अपन H यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ M/H हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये अपन को याद रखने हैं सब फॉर्मूले, इनमें सवाल आ सकता है एग्जाम। अब देखो बी नेट जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। अभी म्यू आर आ गया। म्यू आर किसके बराबर? अगर आप देखें तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के बराबर है, तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? ये सब फॉर्मूले अच्छे से देख लो भाई साहब, ये सब आपको याद होने चाहिए, किसी में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? देख लो जल्दी से।
वैक्यूम के लिए जो मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया नेगेटिव और स्मॉल, नेगेटिव और स्मॉल किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है पॉजिटिव और स्मॉल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है पॉजिटिव और वेरी हाई, किसके लिए होती है बेटा हमारी, आप समझ गए, किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। एक चीज और मुझे आपको बतानी है, देखो लिख लो, आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, है ना, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मटेरियल की, हमें कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है, अगर मुझे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना है, या मुझे कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बनाना है, ये सब आपको बताऊंगा मैं, और बहुत अच्छे से, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ ले लो डायमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ ले लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ ले लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डाया के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो -1 से ज्यादा होती है और 0 से कम होती है। तो म्यू आर कितना आ जाएगा, अब हमें पता है म्यू आर है क्या, 1 + E। तो ये अगर -1 और 0 के बीच में, तो ये कहां से कहां जाएगी बेटा, ये आ जाएगी तुम्हारी 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम, और यहाँ पे जो म्यू होगा वो हमारा μ0 से कम होगा, क्यों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा ना, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ जाओ, तो इसलिए जो होती है 0 से ज्यादा होती है, और एप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर है, 0.5 0.6 0.7 कुछ भी हो सकता है। तो म्यू आर की वैल्यू कहां से कहां होगी, यहाँ 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और एप्सिलॉन तो 0 से नहीं, यहाँ 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से लेके एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन, सॉरी, और यहाँ पे जो म्यू होता है दैट इज ग्रेटर देन μ0, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। और इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो म्यू आर भी बहुत ज्यादा होता है, 1000 के आसपास होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन की अगर हम बात करें, और यहाँ पे म्यू भी बहुत ज्यादा होता है μ0 से, मतलब ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, सुन लो अच्छे से, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो क्या होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है कि अब मैग्नेटाइजेशन करना आपके लिए टफ हो जाएगा, अगर मैग्नेटाइजेशन आपके लिए टफ हो जाएगा, आप समझिए मैग्नेटाइजेशन आपके लिए टफ हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैग्नेटाइजेशन आसानी से हो रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी हो रही है उसको मैग्नेटाइज करने में, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है हमारी, कम है। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैग्नेटाइजेशन करना टफ हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो याद रखना इस चीज को कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। फॉर डाया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, फॉर डाया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम ग्राफ बनाए ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, ध्यान देना, तो ये हमारी ससेप्टिबिलिटी और ये हमारा टेम्परेचर बेटा। अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनाए तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है और नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, इसलिए हमने नीचे बनाया। यहाँ पे अगर हम बनाए तो कैसा बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ तो, एक क्यूरी लॉ भी कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बेटा, ये क्यूरीज लॉ कहलाता है, ठीक है। देखो तो भाई कम होते जाएंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देख लो अच्छे से। इसको अगर अपन को ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाना है तो C μ0/T, जहां पे C क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट है, यहाँ पे C क्या है बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो यहां पे अपन को एक टेम्परेचर को डिफाइन करना होगा जो कि होता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हमारा अब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी कम होती जा रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब क्या होगा, हमारा ऐसा एक टेम्परेचर पे अगर हम पहुंच जाएं जहां पे हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा हो जाए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्यूरी लॉ है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना यार बेटा, है ना, ऐसा
तो जब हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सॉरी क्रिटिकल नहीं, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो अब ये बताओ जब हमारा टेम्परेचर, सुन लो पहले अच्छे से, जब हमारा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊं कितनी होती है क्यूरी टेम्परेचर कि अगर हम वैल्यू बताऊं मैं आपको, तो ये आयरन के लिए होती है, केल्विन में बता रहा हूं, आयरन के लिए जो होती है वो होती है 1043। कितनी होती है? 1043। अगर मैं कोबाल्ट के लिए बताऊं तो ये होती है 1394। मतलब ये आयरन को अगर आप कितने टेम्परेचर पे रख दोगे, 1043 केल्विन टेम्परेचर पे रख दोगे, तो फिर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा हमारा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, लेकिन कब होगी? जब हमारा मटेरियल कैसा हो चुका है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चुका है। पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर किससे ज्यादा हो जाएगा? क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। तो T माइनस TC आएगा यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? T माइनस TC आएगा। और इसके बाद से अपना ग्राफ ऐसे ही रहेगा, इसके बाद से अपना ग्राफ ऐसे ही रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? अच्छे से हो रही है, क्लियर कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हमारा एक क्यूरी टेम्परेचर होता है और हमारा क्यूरी लॉ मॉडिफाई हो जाता है, और यहाँ पे ऐसा होता है T माइनस TC के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऐसा ग्राफ बना हो, देखो कभी कभी ग्राफ बना के दे देता है और बोलता है कि बताओ पहचानो ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है ना। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो डाया की कैसी होती है बेटा? डाया की बहुत कम होती है ना। और जो पैरा होती है उनकी होती है ठीक ठाक होती है, और जो फेरो होती है उनकी तो बहुत ज्यादा होती है, 1000 के आसपास होती है। तो जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा? फेरो के अंदर से जो हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी, बहुत सारी पास करेंगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू ज्यादा है। तो देखो कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक मटेरियल है और हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, इस टाइप से। बताओ ये मटेरियल कौन सा है? तो आप तुरंत बता देना। इसके अंदर से देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, पास नहीं हो रही है। तो कौन सा हो गया? डाया। और थोड़ा सा अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर ले, इस टाइप से देखो तो ऐसे कुछ अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर ले ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस टाइप से थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, है ना। और जो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, वो क्या हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर ऐसा डायग्राम बना के दे दे और बोल दे कि आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो जहां पे हमारी मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे ज्यादा हुई कहीं पे कम हुई, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो वहां पे जाते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जो पैरा होते हैं, पैरा हमारे कहां से कहां मूव करते हैं? स्ट्रॉन्ग से कहां करते हैं बेटा? वो वीकर से कहां करते हैं? स्ट्रॉन्ग में, लेकिन आराम से करते हैं। लेकिन जो फेरो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत फास्ट करते हैं। और कहां से कहां करते हैं? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, ठीक है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे आर रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखो अब एक बार ये 2-3 चीजें और मैं आपको बढ़िया बताता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे हिस्टेरेसिस कर्व ही बताना है, जो कि हमारा सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के होता है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, अपन किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्टेरेसिस कर्व की बात करेंगे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पड़ता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 2 टाइप के मटेरियल होंगे, एक होगा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एक होगा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सॉफ्ट आयरन। तो अपन देखेंगे क्या कैसे होता है, सब चीजें अपन धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। चलो तो मान चलो ये YouTube हो गया अपना, ये वाला YouTube नहीं जिसमें तुम लोग वीडियो देखते हो, ये यू शेप का एक ट्यूब हो गया, इसलिए इसको YouTube बोलते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है लिक्विड फॉर्म में। अब आपने क्या किया? यहां पे आपने मैग्नेट लगा दिया। पहले देखो दोनों लिंब में जो लेवल था वो सेम था। अब मान लो ये लेवल ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ चला गया। अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर चला गया तो हम क्या बोलेंगे बेटा? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है।
मतलब ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा है। और जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो कौन सा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चला गया तो कौन सा हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। और अगर नीचे चला गया, और अगर नीचे चला गया भैया तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो हमारा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये सब बातें भाई, बताओ यार क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने आपको वैल्यूज बता दी, ये सब बता दिया, ठीक है, ये सब कुछ बता दिया मैंने। अच्छा, कभी वो ऐसा भी आता है, देखो ये मैग्नेट हो गई और यहाँ पे मटेरियल को रख दिया। अब जब तुमने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मटेरियल को रखा, अब वो ऐसा हो गया, सोचो ऐसा हो गया, तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे मटेरियल कम हो गया और यहाँ पे मटेरियल बढ़ गया। ऐसा बढ़ गया मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो कम थी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पोल के पास ज्यादा होती है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागा। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागा तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है। अब ये बहुत ज्यादा पूरा का पूरा ही यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, अगर पूरा ही पोल के पास चला गया तो फिर हमारा ये क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। थोड़ा बहुत अगर पोल के पास चला गया तो क्या हो गया हमारा ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर ये ऐसा होगी, यहाँ ज्यादा हो गया और यहाँ कम हो गया, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में कम है और वीकर मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा है हमारा मटेरियल, तो फिर ये कौन हो गया, कौन भागता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड को, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। मैं आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ क्या बता दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कॉपर हो गया आपका, है ना, जिंक हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं डायमैग्नेटिक। अगर मैं आपको देखो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे ये आयरन हो गया, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, स्टील हो गया, वो हमारे मतलब जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं ना। जैसे हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हो गए बेटा। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तो एल्यूमिनियम हो गया, है ना, O2 हो गया। आप देखो एनसीईआरटी में देख लेना कितने सारे आपको एग्जाम्पल दिए, वो सब आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे, चलो जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं, और कौन सा मटेरियल का यूज करना चाहिए, है ना, वो भी देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व देख लेते हैं। ये अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बता रहे हैं। ये हुई उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी किताबों में यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई भी लिया जाता है, ये अपना H हो गया। तो क्या होता है, पहले मान के चलो उसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन, मतलब उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, ठीक है, समझ अच्छे से, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। अब आपने क्या किया, वही सॉलिनॉइड के अंदर सॉलिनॉइड की कोर में आपने उस मटेरियल को रख दिया, तो अब उसमें क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाओ, बढ़ते जाएगी, और एक समय बाद आप मैग्नेटाइज वो सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी, मतलब फिर उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ना कम हो, मैग्नेटाइजेशन बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि आप जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते भी जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। तो देखो ऐसा जाएगा एक, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप कम कर रहे हो, तो मान चलो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिया, तो फिर उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, तो जीरो हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन ऐसा होता नहीं है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। एक्चुअली आप ये समझो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या रिलेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि उसको पहले से कितनी बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया गया है, पहले से कितनी बार। अगर पहले से उसको मैग्नेटाइज किया गया है, अब अगली बार अगर आप क्या करोगे, मैग्नेटाइज फील्ड को अप्लाई करो, अपन देखेंगे एक ही एच पर, एक ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू पर अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलना चाहिए, एक ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग की वैल्यू पर अपन को उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, क्योंकि अपन बार बार मैग्नेटाइज करेंगे तो ऐसा होता है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। फिर क्या होगा, अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा आ जाता है। पहले मैं बता दे रहा हूँ ना। अब देखो आपने क्या किया बेटा, आपने मैग्नेटाइज फील्ड को जीरो कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ ना कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी जीरो नहीं हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अगर O है और ये अपन मान लें A है, तो ये जो OA है ये कहलाती है अपनी रिटेंटिविटी। क्या कहलाती है बेटा, रिटेंटिविटी, रेमिनेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ B at H equal to 0, वैल्यू ऑफ B at H equal to 0। जब H 0 हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने
जीरो कर दो, उसके बाद भी उसमें मैग्नेटाइजेशन है, मतलब एक बार आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो और मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया उसको तो भी अभी वो मैग्नेटाइज्ड है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर अब मुझे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है, अगर मुझे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो करना है तो अपन को क्या करना होगा, रिवर्स डायरेक्शन में क्या लगानी होगी बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी होगी, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओसी कहलाता है, ये ओसी कहलाता है हमारा कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, ठीक है। तो अपन को इतनी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी अगर अपन को क्या करना है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एच एट, ये वैल्यूज दी हुई है, अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ये वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू ऑफ एच एट बी इक्वल टू बी आई इक्वल टू जीरो। देखो अब देखो तुम एक ही एच पर, फिर इसको ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अब एक ही एच पर देखो, कभी इसमें बी आई इतना है, कभी इसमें बी आई इतना है, कभी इसमें बी आई इतना है, एक ही एच पर, एक ही मैग्नेटिक फील्ड पर अलग है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कितनी बार किया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके अंदर जो एरिया होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमारा वर्क का लॉस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम एक बार उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में, एक बार उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी आपको बता दे रहा हूं मैं आपको, the area of the hysteresis loop is equal to the energy loss पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। द वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप। ये सब जो मैं बोल रहा हूं आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी आई डी एच, और मान चलो यहाँ आई दिया होता तो फिर अपन क्या लिखते हैं इसको, आई डी एच। तो ये एरिया है इसका एक साइकिल में। तो आई दिया है तो अपन को यहाँ पे म्यू नॉट लेना पड़ेगा एरिया के लिए, और अगर बी आई दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिनके लिए इनकी वैल्यूज कम होती है उनको अपन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये दोनों वैल्यू कम होती है, ओए भी कम होता है, ओसी भी कम होता है, उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं बेटा, जिनके लिए इनकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब उनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है बेटा, ध्यान देना, उनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है और कोर्सिविटी भी ज्यादा होती है। जो जिनके लिए रिटेंटिविटी मतलब ये थोड़ा बड़ा सा बना और ऐसा चुटकू पिचकूटा बना है, देखो ऐसा पिचकू, अरे यार कैसे बनाऊं पिचकू, ये देखो पिचकू पिचकू, ये हमारा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाए और ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाए। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ध्यान देना, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी भी हाई होती है, कोर्सिविटी भी हाई होती है। अब तो वैसे मान लो तुम्हें किसी को परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप क्या चाहते हो कि अगर उसमें मान के चलो आपने एनवायरमेंट में रख दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज फील्ड थोड़ी बहुत मिल भी गए तो वो डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, नहीं, नाम में छुपा हुआ परमानेंट मैग्नेट, मतलब उसके लिए जो कोर्सिविटी की वैल्यू वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए ध्यान देना, परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कोर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, याद रखेंगे इस चीज को। और हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये किसके लिए सुइटेबल हो जाएगा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सुइटेबल होंगे किसके लिए बेटा, हमारे परमानेंट मैग्नेट के लिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के लिए हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, उनकी कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए। और आप देख सकते हो किसके लिए होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होते हैं। इसलिए जो परमानेंट मैग्नेट्स है वो अपन स्टील के बनाते हैं, क्योंकि स्टील जो होता है वो हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब देखो जैसे हम बात करें ट्रांसफार्मर के कोर की, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो बार बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जब वो बार बार हो रहा है तो उसमें जो हमारे लॉसेस हो वो बहुत कम हो, उसको हमें ज्यादा लॉसेस ना हो उसमें हमारे, तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो बहुत कम होना चाहिए, मतलब हमारा जो ये हिस्टेरेसिस लूप है वो छुटकू सा होना चाहिए, छुटकू सा होना चाहिए। जितना छुटकू होगा, जितना कम एरिया होगा, उतना कम हमारा लॉस होगा, यही तो मैंने आपको बताया। तो फिर उसके लिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो कम होता है, और हम अगर मुझे ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है तो वो सॉफ्ट आयरन बनाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि जब हमारा मन करे हम उसको मैग्नेट बना दें, और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाएं, ध्यान देना, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाएं वो डीमैग्नेटाइज्ड होना चाहिए।
तो ये तो डिमैग्नेटाइज होता नहीं है आसानी से। कौन डिमैग्नेटाइज आसानी से हो जाएगी, जिसके लिए वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे लिए एक कम होगी, वो आराम से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कोर्सिविटी कम होनी चाहिए और रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉस भी हमारे कम होने चाहिए। तो जिनका ये होता है ये हमारे लिए सुइटेबल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए और कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत सारा यूज है। जैसे आपके फील्ड के हिसाब से बताया, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपके लिए मैं बताऊं तो जब कोई पर्सन को बुलेट लग जाती है तो बुलेट को अगर आपको निकालना होता है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही निकालते हैं। किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही निकालते हैं। जो क्रेन होती है, अगर क्रेन को बहुत हैवी मैग्नेटिक मटेरियल को उठाना होता है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से वहाँ। आप समझ रहे होंगे। तो ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए कौन सा मटेरियल सुइटेबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए वो मटेरियल सुइटेबल है जिनकी कोर्सिविटी कम हो, रिटेंटिविटी कम हो, कोर्सिविटी कम हो, रिटेंटिविटी कम हो, लेकिन परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, उनकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो उनके लिए कौन हो गया? सॉफ्ट आयरन हो गया हमारे लिए सुइटेबल। इस परमानेंट मैग्नेट्स के लिए क्या होनी चाहिए? कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए, कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए और रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए। कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉस भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उनके लिए कौन हो गया? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या है? स्टील है। बात समझिएगा कि नहीं समझिएगा? अब मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम बी आई और एच के बीच में कर्व बनाए, किसके लिए? पैरा के लिए, तो लीनियर होता है क्योंकि सिंपल सा होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ अलग ही देखने को मिलता है। हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया, आई होप। चलो भाई इतना पढ़ लो, एक सवाल आपसे बन जाएगा। न्यूमेरिकल कर लेना, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल उनको छोड़ना मत, मैं बार बार बोला हूँ है ना। सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लेना आराम से। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।